हेलो गाइस, दिस इज आईआईटी प्रैक्टिस मैनुअल क्लास नंबर 3। सनवेट क्रेडिट टूल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग गुड्स आर इनपुट एज पर रूल 2K ऑफ सनवेट क्रेडिट टूल्स। ऑल गुड्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज। यस दे आर। लाइट डीजल ऑयल नहीं है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। Goods used for making of structures for support of capital goods, they are also not input. Goods used for providing free warranty for final product, yes they are. Next देखिए केस लॉ है। आई लिमिटेड जो है I Limited, a manufacturer of accessible goods. A ground plan of the factory was provided by the assessee to the jurisdictional central excise officer. Accessible goods बनाता है I Limited। फैक्ट्री का जो ग्राउंड प्लान है वो उसने jurisdictional excise officer को दिया और वो अप्रूव हो गया। The ground plan showed that the area in which manufacturing is carried, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, as also the areas occupied for the purpose of storage godowns, cycle sheds, canteens, as well as housing complex for staff and workers, ये सब उसके अंदर शो किया था। The assessee had a captive power plant in the approved area, उस एरिया के अंदर एक कैप्टिव पावर प्लांट भी है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है उसके द्वारा वॉज सप्लाई टू द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एज वेल एज फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तो यूज हो रहा है, साथ में जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उससे भी जा रहा है। आगे देखिए, आई लिमिटेड क्लेम सनवेट क्रेडिट ऑन द ड्यूटी पेड ऑन फर्नेस ऑयल यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट वॉज यूज विद इन द फैक्ट्री एंड वॉज कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पस इन रूल 2K ऑफ सनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया सनवेट क्रेडिट ड्यूटी पे और वो बोला ऑन द कि फर्नेस ऑयल पर जो कि आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज ले रहे हो, which is supplied to housing complex, इलेक्ट्रिसिटी आप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को दे रहे हो ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट यूज्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा बोलना है डिपार्टमेंट का। अब आपको बताना है कि डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही है या गलत है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का स्टैंड है दैट इज लीगली करेक्ट। हाउसिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है ना, यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वो सिचुएटेड है विद इन द लाइसेंस प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस के अंदर तो है वो, बट वो केवल क्या इससे कि वो प्रीमाइसेस के अंदर है तो ये मान लिया जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है फाइनल प्रोडक्ट के इसमें वो काम आ रहा है? नहीं। रीड करिए। The facts of this case are similar to the case of Messrs Indorama Synthetics Limited versus CCS, wherein the Supreme Court maintained the judgment of the Bombay High Court and held that the Sandwich credit of the duty paid on furnace oil used in generation of electricity, in turn used in the residential complex, was not allowable. रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। The assessee submitted that factory under section 2F of the Central Excise Act 1944 is wide enough to cover precincts thereof, even if the manufacturing is carried out only in part of such premises. assessee का ये बोलना है कि उसके आसपास की जो जगह है जिसके जो इंक्लूडेड है फैक्ट्री के अंदर वो भी इसमें आएगी। Therefore, the electricity supplied to the residential complex situated within the factory premises के अंदर है, must be covered within the meaning of the word
फॉर एनी पर्पस, वो इसके अंदर आना चाहिए। द असेसी सबमिशन वॉज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। On the ground that credit of duty would be available on input used in the generation of electricity, provided the electricity used for manufacture of final products or for any other purpose connected with or related to manufacture of final products. In other words, the use of electricity must have some nexus with the goods manufactured in the factory. The mere fact that the residential complex is situated within the licensed premises would not entitle the assessee to avail the credit. अवेल द क्रेडिट ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन फर्नेस ऑयल, तो नहीं मिलेगा यहाँ पर क्रेडिट। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को जो सप्लाई करिए उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, indicate the eligibility of SANVAT credit under the SANVAT credit rules 2004 in each of the following transactions which took place in factory of Rishabh Limited, given that it is not eligible for exemption available under notification number 8/2003 dated 1/3/2003. पहला पॉइंट, a consignment of 1000 kg of input was received, 1000 kg इनपुट का कंसाइनमेंट मिलता है। एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी वॉज पेड एज पर द एक्साइज ड्यूटी पेड एज पर इनवॉइस ₹10,000। while the input was being unloaded 50 kg were damaged and were found to be not usable। 1000 kg का कंसाइनमेंट जो है रिसीव हुआ इनपुट का, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी एज पर द इनवॉइस 10,000 रुपये। जब इनपुट को अनलोड किया 50 kg जो है डैमेज हो गया और वो किसी काम का नहीं रहा। तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग के पहले ही सारा इनपुट यूज हो गया उसको आप ये नहीं बोल सकते कि यूज इन और रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो सैनवर्ट क्रेडिट जो है 50 kg पर वो नहीं मिलेगा, बिकॉज सैनवर्ट क्रेडिट कौन से इनपुट पर मिलता है, द इनपुट विच इज यूज इन और इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगला देखिए, अ व्हीकल कंटेनिंग मशीनरी वॉज रिसीव, मशीनरी वॉज परचेज थ्रू अ डीलर एंड नॉट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मशीनरी से भरा हुआ व्हीकल आया, व्हीकल कंटेनिंग मशीनरी वॉज परचेज, द मशीनरी वॉज परचेज थ्रू अ डीलर, किसी डीलर से लिया है, नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। डीलर्स इनवॉइस मार्क्ड ओरिजिनल फॉर बायर, certified that the excise duty paid by manufacturer of machinery was ₹24,000. The dealer is registered with the Central Excise Authorities. तो देखिए सैनवर्ट क्रेडिट रूल्स 2004, सेकेंड पॉइंट देखिए, Sandwich Credit Rule 2004 provides that Sandwich credit shall be taken by manufacturer on the basis of an issued invoice issued by first stage or second stage dealer। सही बात है, तो इनवॉइस इशू करी डीलर ने, तो इस केस के अंदर सैनवर्ट क्रेडिट जो है इट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट डीलर इनवॉइस सिंस द डीलर इज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी। रजिस्टर्ड तो है। हाउएवर सैनवर्ट क्रेडिट जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स 50% का अभी लिया जाएगा, 50% का बाद में लिया जाएगा, मतलब 12,000 अभी, 12,000 बचा हुआ बाद में। थर्ड पॉइंट देखिए, सम इनपुट फॉर फाइनल प्रोडक्ट वर रिसीव, कुछ इनपुट जो है रिसीव करें फाइनल प्रोडक्ट के लिए। द ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस pertaining to the same was not traceable। कुछ इनपुट्स जो हैं फाइनल प्रोडक्ट के रिसीव किए
The original or duplicate copy of invoice pertaining to the same was not traceable. However, they were accompanied by a photocopy of the invoice indicating that the excise duty of rupees 6,400 had been paid on input. Rishabh Limited got the said photocopy attested by the jurisdictional range superintendent of the supplier. Third point, some inputs for final product were received. कुछ इनपुट मिले फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. द ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस पर्टेनिंग टू द सेम वाज नॉट ट्रेसेबल. ओरिजिनल या जो डुप्लीकेट कॉपी थी वो ट्रेस नहीं हो पा रही है. हाउएवर दे वर अकम्पनीड बाय अ फोटो कॉपी ऑफ द इनवॉइस. एक फोटो कॉपी जो थी वो साथ में आई इंडिकेटिंग दैट एक्साइज ड्यूटी ऑफ रुपीज 6,400 हैड बीन पेड ऑन इनपुट. Rishabh Limited got the said photocopy attested by the jurisdictional range superintendent of the supplier. क्या इस बेसिस के ऊपर सैंडविच क्रेडिट दे दिया जाएगा फोटोकॉपी के बेसिस पे? तो वैसे तो फोटोकॉपी के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, मगर ये जो फोटोकॉपी है ये अटेस्टेड है बाय रेंज सुपरिटेंडेंट ऑफ सप्लायर. तो इस वजह से जो है स्टैंडर्ड क्रेडिट मिल जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इनपुट्स वर रिसीव्ड ऑन विच एक्साइज ड्यूटी ऑफ रुपीज 10,000 वॉज पेड वाइड इनवॉइस नंबर 1203 डेटेड 5/4/2015. द गुड्स वर रिसीव्ड इन फैक्ट्री ऑन 10/11/2015. मतलब कितने टाइम बाद इनपुट्स वर रिसीव्ड? देखिए पहले 6 महीने का होता था, अब 1 ईयर का हो गया है. वैलिड कितने टाइम तक है? 1 साल तक. तो 1 साल में मिल गए तो क्रेडिट लिया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए आपका दे रखा है, सुप्रा पाइप लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर पाइप इज नॉट एलिजिबल फॉर एसएसआई एग्जेम्पशन. देखिए क्या क्या लिया इसने, रॉ स्टील, वाटर पाइप मेकिंग मशीन, ग्रीस एंड ऑयल, ऑफिस इक्विपमेंट, डीजल. तो बताना आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऑफिस इक्विपमेंट का भी अब आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी तो आपको पता ही है. क्वेश्चन 5 भी आपका सिंपल है. क्वेश्चन 5 देखिए, टोटल स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट 2 लाख, टोटल स्टैंडर्ड क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स 2.5 लाख, स्टैंडर्ड क्रेडिट रिवर्स अंडर रूल 353 20,000, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर बॉन्ड 5 लाख, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर रिबेट 3.5 लाख, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स क्लियर्ड आपका है 2,25,000, वैल्यू ऑफ ड्यूटेबल गुड्स क्लियर्ड है 3,75,000, वैल्यू ऑफ इनपुट रिमूव एज सच कितना है 50,000. आपको निकालना है मैक्सिमम रिफंड अलाउबल अंडर रूल 5. फॉर्मूला याद है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इनटू नेट स्टैंडर्ड क्रेडिट अपॉन टोटल टर्नओवर. नेट स्टैंडर्ड क्रेडिट कितना आएगा, टोटल कितना है 2 लाख, इसमें से माइनस कर दो क्रेडिट रिवर्स अंडर रूल 353, तो आपका नेट स्टैंडर्ड क्रेडिट आ जाएगा. एक्सपोर्ट टर्नओवर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी दे ही रखा है आपको 5 लाख, टोटल टर्नओवर निकाल लो, सारे एक्सपोर्ट ले लो, ऑल द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी सारे ले लो, ऐड कर लो. एग्जेम्प्टेड गुड्स क्लियर ले लो, ड्यूटेबल गुड्स क्लियर ले लो, इनपुट रिमूव एज सच जो है वो ले लो, सब ले लो, टोटल टर्नओवर आ जाएगा. फिर फॉर्मूला लगा के रिफंड निकाल दो.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी है। Assessee purchased some capital goods and paid the excise duty on it. Since the said goods were used in the manufacture of excisable goods, he claimed standard credit of the excise duty paid on it. However, after 3 years, the said capital goods which were insured were destroyed by fire. The insurance company reimbursed the amount to the assessee, which included the excise duty which the assessee has paid on excisable goods. एक्साइज डिपार्टमेंट डिमांडेड द रिवर्सल ऑफ स्टैंडर्ड क्रेडिट कि भाई इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जो एक्साइज ड्यूटी आपने जिसका क्रेडिट ले लिया था वो भी आपको रियम्बर्स कर दी, तो अब आपने जो क्रेडिट लिया था उसको आप हमें वापस दे दो। तो क्या ये डिपार्टमेंट का कंटेंशन सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, पढ़ते हैं, आइए। The facts of the case are similar to CCX versus Tata Advanced Material 2011 Karnataka High Court, where the court noted that as per the Standard Credit Rules 2004, standard credit can be taken irregularly. The standard credit taken irregularly stand cancelled. जो irregular standard credit ले लिया है वो cancel कर दिया जाएगा, and standard credit utilized irregularly has to be paid for. In the instant case, the insurance company, in terms of the policy, had compensated the assessee. The High Court observed that merely because the insurance company had paid the assessee the value of the goods, including the excise duty paid, it would not render the availment of standard credit wrong or irregular. It was not a case of double benefit as contended by the department. The High Court therefore answered the substantial question of law in favor of the assessee and against the revenue. Thus, in the given case, demand of the excise duty, demand of the excise department is not correct. Okay. क्वेश्चन 7 देखिए। KSP Limited purchased a pollution control equipment for rupees 15,14,240, which is inclusive of excise duty 16% plus cess of 2% and secondary and higher education cess of 1%. Equipment was purchased on 1/9/2013 and was disposed of as second-hand equipment on 10/10/15 for a price of rupees 12 lakh. The excise duty rate on the date of disposal was 12.5%. ठीक है, 2015 में 12.5 हो गई थी। Calculate the amount of standard credit allowable for financial year 13-14 and 14-15. What is the amount payable towards standard credit already availed at the time of disposal of the equipment in financial year 15-16? जब डिस्पोज किया तो वापस कितना देना पड़ेगा? तो ये आपका वो वाला है क्वार्टर्स वाला कि कितने क्वार्टर आपने यूज किया उतना माइनस कर लो प्रोपोर्शनेटली, है ना। तो पहले तो आप निकालोगे कि कितना अलाउबल होगा 13-14, 14-15 के लिए, और ये निकाल लोगे पहले कितना अलाउ होगा 13-14 के लिए, 14-15 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आप करोगे उसमें आप करोगे कि कितना आपने टोटल स्टैंडर्ड क्रेडिट लिया है इक्विपमेंट के ऊपर, और उसमें से माइनस कर दोगे क्वार्टर वाइज कि कितना आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा, और उसको जो आप क्वार्टर वाइज निकालोगे उसको कंपेयर करोगे ड्यूटी लेवेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू से। तो दोनों में से जो भी हायर होगा, दोनों में से जो भी हायर होगा उतना जो है आप अमाउंट पेबल हो जाएगा टुवर्ड्स स्टैंडर्ड क्रेडिट। उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो ड्यूटी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ज्यादा आएगा आपका 1,68,714। ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसएसआई।
आई थिंक एसएसआई वाला आप खुद रीड कर सकते हो, इसमें कुछ एज सच बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, तो ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो उसमें स्टैंडर्ड क्रेडिट का भी जो है पोर्शन घुसा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 बीनू लिमिटेड वाला। बाकी सारे आपको एक बार गो थ्रू करना है, ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं वैसे, चलिए कर लेते हैं वापस। बीनू लिमिटेड started manufacturing accessible goods in June 2015. It availed small scale exemption in terms of notification number 8/2003 dated 1/3/2003 as amended for the financial year 15-16. The following details are provided by Beenu Limited. क्या क्या डिटेल्स हैं देखिए। 18 kg of input purchase at the rate rupees 985.6 per kg inclusive of central excise duty at the rate 12.5%. कैपिटल गुड्स परचेज ऑन 24/7/15 जो है वो है आपके इंक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी है 45,20,625। फिनिश गुड्स सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट द ईयर है आपका 3 करोड़। Calculate the amount of excise duty payable by Beenu Limited in cash, if any, during the year 15-16. Rate of duty on finished goods sold 12.5%. There is neither any processing loss nor any inventory of input and output. Show the working note. आइए करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग, आप लोग भी अपनी कॉपी में करिए। हमें क्या निकालना है, एक्साइज ड्यूटी पेबल इन कैश बाय बीनू लिमिटेड। finished goods sold during the year कितना है, फिनिश गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है आपका 3 करोड़ रुपए। इसको स्मॉल स्केल एग्जामेशन मिलेगा, जून 2015 में ही इसका चालू हुआ है, तो माइनस कर दो। ड्यूटेबल क्लियरेंस आ जाएगा।
इसमें से माइनस कर दो सैंडविच क्रेडिट अवेलेबल ऑन इनपुट, ₹150 लाख तक तो कुछ नहीं मिलेगा, 150 लाख तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रपोर्शनेट मिलेगा इनपुट के ऊपर आपको। टोटल कितना है इनपुट के ऊपर, कितने हैं टोटल, 18,000 kg ऑफ इनपुट परचेज एट द रेट 985.60 पर केजी इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12.5%। इंक्लूसिव है 17762,905 में इंक्लूसिव है, तो उसमें से ड्यूटी निकालना है, ड्यूटी पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, मैं अभी ऐसे आपको निकाल के बता रहा हूं। 17762,905, इसके अंदर ड्यूटी भी इंक्लूडेड है 12.5%। तो कैसे निकालेंगे, ड्यूटी इंटू 12.5 अपॉन 112.5, और इसका जो है 0.5 जो है आपको आधा जो है केवल उतने का मिलेगा क्रेडिट। तो ये आपका आएगा 986828। इसी तरह कैपिटल गुड्स का आपका ले रखा है, कैपिटल गुड्स 45,20,625, इसका 12.5 निकाल देंगे, 4520625 इंटू 12.5 अपॉन 112.5, ये निकल जाएगा आपका। और एसएसआई के केस में जो है आप पूरा सैंडविच क्रेडिट कैपिटल गुड्स पे पहले साल ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए वो कर लेंगे आप क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड बाय मर्चेंट एक्सपोर्टर and manufacturer exporter under rule 19 of Central Excise Rules 2002। क्या डिफरेंस है मर्चेंट एक्सपोर्टर के बीच में और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के बीच में, ऐसा रूल 19 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2002। ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लो जस्ट। क्वेश्चन 12 देख लीजिए एक बार। ब्रीफ में आंसर देना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अदर देन भूटान, अगर आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग सच बॉन्ड। तो बॉन्ड भरना आपको बॉन्ड इन फॉर्म B1 मर्चेंट एक्सपोर्टर को, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बॉन्ड जो है इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द ड्यूटी चार्जेबल ऑन द गुड्स विद सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज एक्साइज ऑफिसर मे अप्रूव। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग सच बॉन्ड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर जो है उसको बॉन्ड नहीं भरना, उसको जो है एक एनुअल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भरना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस, हाउ मेनी कॉपीज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ARE1 हो रहा है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, 5 कॉपीज में बनेगा। 5वीं जो कॉपी है वो एक ऑप्शनल कॉपी है जो कि SSC यूज कर सकता है फॉर क्लेमिंग अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट बोला इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर एन इनवॉइस आल्सो, इफ यस हाउ शुड इट बी प्रिपेयर्ड। यस, इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा रूल 11 के हिसाब से। नेक्स्ट डे बोल रहा है व्हाट विल बी द ड्यूटी पेबल इफ द गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर क्लियरेंसेस। 6 महीने के अंदर अगर नहीं क्लियर किया और एक्सटेंशन भी नहीं मिला असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर से, तो उस केस में जो एक्साइज ड्यूटी है
अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जमा करवानी पड़ेगी एज पर रूल 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2002। और ड्यूटी कौन सी लगेगी? जिस दिन गुड्स रिमूव किए हैं फैक्ट्री से। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एक्सपोर्ट रिबेट क्लेम be denied merely for non-production of original and duplicate copy of ARE1 when evidence for export of goods is available? तो इनवैलिडेट तो नहीं होगा रिबेट क्लेम। Where any goods are exported, Rule 18 of Central Excise Rule 2002 empowers the central government to grant by way of a notification a rebate of duty paid on such excisable goods or on materials used in the manufacture or processing of such goods. The rebate is subject to such conditions or limitations, if any, and the fulfillment of such procedure as may be specified in the notification. Okay. In this case, the High Court observed that the objective of the procedure laid down in the notification and CBC manual of supplementary inspection is to facilitate the processing of a rebate claim and to enable the authority to be duly satisfied that twofold requirement of goods having been exported and being duty paid is fulfilled. तो हाई कोर्ट ने बोला, लास्ट पैराग्राफ देखिए, हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसीजर कैन नॉट बी रेज्ड टू द लेवल ऑफ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो उसने भले ही वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट कॉपी नहीं ले आया है, बट प्रूफ है कि एविडेंस है कि एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का एविडेंस अवेलेबल है। तो ये बोल रहा है कि इट वॉज हेल्ड बाय हाई कोर्ट दैट व्हाइल द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस फॉर द ग्रांट ऑफ रिबेट आर मैंडेटरी, मैटर्स ऑफ प्रोसीजर आर डायरेक्टरी। द हाई कोर्ट रूल्ड दैट नॉन प्रोडक्शन ऑफ ARE1 फॉर्म कैन नॉट इनवैलिडेट द रिबेट क्लेम। इन सच अ केस एक्सपोर्टर कैन डेमोन्स्ट्रेट बाय कोजेंट एविडेंस दैट गुड्स वर एक्सपोर्टेड, वो प्रूव कर दे एक्सपोर्टर, एंड दैट ड्यूटी पेड एंड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल 18। सारी रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रूव कर दे कि एक्सपोर्ट हुआ है, तो रिबेट दे दिया जाएगा, भले ही ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी ARE1 की नहीं पेश करी है।